नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, यूनिट नंबर सेकंड अधिगम वाली कंप्लीट होने के बाद आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आपको लगभग 200 से ऊपर ही हैं तो 200 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। और दोस्तों, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए मेरे साथ तो दोस्तों जो सेकेंड यूनिट है अधिगम वाली, इसके अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम के अंदर। जो पहले वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दी है उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और आपकी जो सिलेबस आपके सिलेबस के अंदर 6 यूनिट है तो हर यूनिट के 5 क्वेश्चन आता है। ठीक है, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने ये मेरे साथ क्वेश्चन कर लिए, लगभग 200 के ऊपर है, तो आपका इनमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अधिगम वाली जो आपकी यूनिट है वो आपको सॉलिड हो जाएगी, कन्फर्म हो जाएगी, यानी आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। देखो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना है। तो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए है। यूनिट नंबर सेकंड है अधिगम। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, निम्न में से किसको वर्ष 1904 में अधिगम के सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आप सोच के बताइए। अगर आपने यूनिट नंबर सेकंड अच्छी तरह से पढ़ी है तो आप इसका राइट आंसर आसानी से बता सकते हैं। और इजी क्वेश्चन है और दोस्तों एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों इसके अंदर जो क्वेश्चन है लगभग 90% क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इवान पावलोव। ऑप्शन नंबर द हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोहलर ने विकसित किया। तो कोहलर ने क्या विकसित किया? एसआर बॉन्ड सिद्धांत, इनसाइट सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी, फील्ड सिद्धांत, फील्ड थ्योरी, कंडीशनिंग सिद्धांत या कंडीशनिंग थ्योरी। दोस्तों जो साइकोलॉजी होती है इसके अंदर जो इंग्लिश वाले वर्ड होते हैं ये भी आप अवश्य देख लें। दोस्तों इससे क्या होगा कि जब कई क्वेश्चन होते हैं वो इंग्लिश वाले वर्ड होते हैं वहाँ से क्लियर होते हैं, क्योंकि जो हिंदी के नाम होते हैं वो चेंज करके अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, जैसे अधिगम है तो अधिगम को हम अधिगम भी बोलते हैं और सीखना भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में केवल इसका एक ही वर्ड होगा, लर्निंग। क्या होगा? लर्निंग। तो इसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दोस्तों ये जो इंग्लिश वाले वर्ड हैं ये भी आप साथ साथ में देख लेना, क्योंकि कई क्वेश्चन होंगे, जैसे आगे आपको मैं बताऊँगा कि कई क्वेश्चन होंगे वो आपके यहाँ से इंग्लिश वाले वर्ड से जो क्लियर होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कोहलर ने विकसित किया था इनसाइट थ्योरी। वर्दीमर, कोहलर और कोफका। ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर किया था ये इनसाइट थ्योरी। जो चिंपैंजी वाला वो प्रयोग था, सुल्तान नामक वो प्रयोग था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनसाइट थ्योरी। ऑप्शन नंबर ब हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार क्या है? तो दोस्तों हम जीवन भर सीखते हैं तो उसकी संकल्पना होती है, उसकी उत्पत्ति का आधार क्या होता है? देश में स्कूलों की कमी? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। लोगों को अधिक से अधिक सीखने की इच्छा? देश को आवश्यकता है कि अधिक शिक्षित लोगों की संख्या हो। दोस्तों वैसे तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अधिक से अधिक क्या होगा? ज्ञान का गतिक विकास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, ज्ञान का गतिक विकास। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये देखो, निम्नलिखित में से रचनावादी अधिगम का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से रचनावादी अधिगम है, इसका उदाहरण कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सोच के बताइए। क्या प्रयोगधर्मिता होगा? क्या क्षेत्र भ्रमण होगा? या फिर कक्षा कक्ष वार्ता या पाठ्य पुस्तक अध्ययन? तो दोस्तों जो रचनावादी अधिगम है, यानी किसी
कोई भी है, कोई भी रचना करना यानी किसका निर्माण करना, कोई भी कला है तो रचनावादी क्या होता है, किसी चीज़ का निर्माण करना, रचना करना। तो उसमें क्या होता है, कौन सा शामिल उसका उदाहरण नहीं है, तो नहीं है वो हमें निकालना है, तो वो होता है पाठ्य पुस्तक का अध्ययन। ठीक है, पाठ्य पुस्तक से हम कोई रचना नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों अधिगम का जो क्षेत्र सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था दोस्तों किसने, कोहलर ने, हल ने, लेविन ने, पावलोव ने। तो दोस्तों इसका क्या होगा राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से लेविन। क्या होगा, लेविन। अब देखो दोस्तों इसको याद करने का तरीका बताता हूँ आपको मैं। देखो अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत यानी फील्ड थ्योरी है, ये कौन सी है, फील्ड थ्योरी। फील्ड क्या होता है दोस्तों, फील्ड होता है अपने जो इसको देसी भाषा में बोलते हैं खेत। क्या बोलते हैं, खेत या क्षेत्र। ठीक है, फील्ड होता है खेत। तो दोस्तों इसको याद करने का तरीका क्या आता है कि जो कोई फील्ड है यानी खेत है, कोई खरीदता है। ठीक है, कोई खरीदता है यानी लेता है, तो लेता से क्या हो जाएगा, लेविन। क्या हो जाएगा, लेविन। ठीक है, यानी किसी ने कोई खेत है वो ख़रीदा है यानी खेत लिया है, तो फील्ड लेविन। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन क्या किसने किया, लेविन ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिगम क्रिया प्रभावित होती है तो किससे होती है, विद्यालय के भौतिक वातावरण से, विद्यालय के मनोवैज्ञानिक वातावरण से, विद्यालय के भौतिक व मनोवैज्ञानिक दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, विद्यालय के भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पर्यावरण से। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों उसका क्या होगा, स्वाभाविक प्रक्रिया या अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया, संबद्ध अनुक्रिया, संबद्ध उद्दीपक। तो दोस्तों उसको भोजन दिखाने पर, ठीक है, यानी घंटी बजाते हैं, कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया क्या होती है। देखो भोजन के जब उसको भोजन दिखाया जाता है तब जो लार आएगी तो वो तो होती है कौन सी, स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, स्वाभाविक है, किसी को भोजन दिखाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ से बन जाएगा स्वाभाविक अनुक्रिया। यानी किसी को भोजन दिखाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है उसके मुंह से लार आएगी, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। फिर है प्राकृतिक अनुक्रिया, फिर संबद्ध अनुक्रिया। अब देखो दोस्तों जो घंटी बजाते हैं तो घंटी बजाने के पर क्या होता है कि कुत्ता है उसका संबद्ध हो जाता है, किससे संबंध हो जाता है, घंटी से, कि घंटी बजी है तो हमें क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, उसका संबंध बन गया। क्या हो जाएगा, संबद्ध अनुक्रिया। ऑप्शन नंबर स हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, अभिप्रेरणा प्रभावित करती है किसको, अधिगम की गति को, व्यवहार में परिवर्तन को, चरित्र निर्माण को, उपरोक्त सभी को। तो दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों ये भी इजी है, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों सभी। इसका होगा राइट आंसर से, हल। क्या हो जाएगा, हल। पुनर्बलन चूहे पर प्रयोग किया था। फिर है थार्नडाइक के अधिगम नियम है। तो थार्नडाइक के अधिगम नियम देखो कौन कौन से हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये तीनों ही नियम क्या है, थार्नडाइक के अधिगम के नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, सामाजिक सम्मान मिलना, विद्यालय प्रशासन में भागीदारी, शिक्षक संघों के संगठन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर द हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है। तो भावनात्मक बाधा होती है दोस्तों किससे होती है, आक्रामकता, मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार। तो दोस्तों बाधा उत्पन्न कौन करता है, मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार ये तो नहीं करेगा, अध्ययन में रुचि ये भी नहीं करेगा,
संतुलित संवेग ये भी नहीं करेगा, तो क्या करेगा? आक्रामकता, यानी गुस्सा होना, यानी उसका जो व्यवहार है वो आक्रामक हो जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आक्रामकता। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं प्रकार है इसका? अंतर्दृष्टि अधिगम, संकेत अधिगम, प्रत्यय अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दृष्टि अधिगम, यानी इनसाइट लर्निंग। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 का है, सॉरी ये 4 है, ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर होगा 14। किस मनोवैज्ञानिक के स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक है? तो दोस्तों देखो इसका ऑप्शन है, इनके ऑप्शन है गेस्टाल्टवाद, निर्मितिवाद, व्यवहारवाद और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निर्मितिवाद, ठीक है। तो इनके अनुसार क्या है, देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र क्या है? बालक है, ठीक है। तो किसके अनुसार नहीं है ये? निर्मितिवाद के अनुसार नहीं है, सॉरी ये है ही। देखो क्या प्रश्न पूछ रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक है? तो केंद्र बालक है, तो इसके ये किसके अनुसार है? निर्मितिवाद। देखो दोस्तों निर्मितिवाद होता क्या है ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो निर्मितिवाद वो होता है जैसे क्लास के अंदर कोई छात्र हैं, जैसे 8-10 बालकों का समूह बना दिया जाता है, फिर उनको किसी विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए दे दिया जाता है, कोई टॉपिक दे दिया जाता है, फिर उस पर वो क्या करते हैं? निर्मितिवाद, यानी कोई रचना करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह है वो बनाते हैं। किसके निर्देशन में? टीचर के निर्देशन में, जो अध्यापक होता है उसके निर्देशन में बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो 5-10 बालक हैं उनका ग्रुप बना दिया जाता है, ठीक है। शिक्षक अलग ही रहता है, शिक्षक तो अलग ही रहता है और इन सभी की क्या करता है? इन सभी को जो कार्य करते हैं इनको देखता है, ठीक है, और इनका सहयोग करता है कि आपको इस प्रकार से करना है। यानी टीचर होता है, इसकी जो भूमिका रहती है यहाँ पर किसकी रहती, किस तरह से होती है? जो टीचर होता है इसकी भूमिका होती है केवल और केवल मार्गदर्शक की तरह, ठीक है। जो भी पूरा संपूर्ण कार्यभार रहेगा वो किस पर रहेगा? छात्रों पर, यानी विद्यार्थियों पर। ये होता है निर्मितिवाद। तो इसमें ये पूछा है कि शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक है, तो केंद्र बालक होते हैं इसमें, ठीक है। वो जो समूह होते हैं बालकों का, उसका केंद्र कौन होता है? बालक होते हैं, क्योंकि इसके अंदर शिक्षक होता है, शिक्षक की भूमिका केवल और केवल मार्गदर्शक की होती है। वो किसके अंदर होता है? निर्मितिवाद के अंदर। फिर क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट 15, सीखना है क्या है? ज्ञान का स्तर, ज्ञान की ऊष्मा। फिर है दोस्तों प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया। फिर ऑप्शन नंबर 10 है इसका, प्राणी मात्र के व्यवहार को प्रेरित करना। तो सोच के बताइए दोस्तों सीखना क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आज है दोस्तों फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था, तो उससे पहले मैंने ये बताया था कि मनोविज्ञान की विकास यात्रा, जो मनोविज्ञान की जो स्थिति है वो क्या है? व्यवहार का मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान अब इस टाइम पे क्या है? व्यवहार का मनोविज्ञान है, यानी कि प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया क्या है? सीखना है, ठीक है दोस्तों। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? आगमन एवं निगमन, नकारात्मक एवं सकारात्मक, बनावटी एवं वास्तविक, शिक्षक एवं शिक्षार्थी। तो दोस्तों अधिगम के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? आगमन और निगमन। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर से। तो ऑप्शन नंबर है इसका व्यवहारवादी उपागम, सामाजिक उपागम, आर्थिक उपागम और नैतिक उपागम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, अभी क्वेश्चन आया है कि आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है किससे? व्यवहारवादी,
किसे? व्यवहारवादी, क्योंकि आज जो मनोविज्ञान है वो किस रूप को अपनाए हुए है? व्यवहारवादी को। किसको? व्यवहारवादी को। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, सीखना एक लक्ष्य आधारित क्रिया है, इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए है वातावरण, विद्यार्थियों को बलयुक्त प्रेरणा, विद्यार्थियों की मानसिक व्यवस्था और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों आज हम इसके 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और हर पार्ट में मैं आपके सामने 30 क्वेश्चन लेके आऊँगा। दोस्तों आप अपना लास्ट के अंदर मूल्यांकन करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यदि दोस्तों आपके 30 में से 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। और दोस्तों जैसे जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ वैसे वैसे आप उनको देखते रहोगे तो आपके 30 में से 25 नहीं, 30 में से 30 भी सही हो सकेंगे। ठीक है दोस्तों, वो डिपेंड करता है कि आप क्लास कितनी अटेंड करते हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, विद्यार्थी विशेष शिक्षण क्रिया में रुचि रखते हैं यदि शिक्षक शिक्षण इकाई चयन करने तथा उसे संगठित इस प्रकार करें कि शिक्षार्थी स्वयं विकसित करेंगे। तो स्वयं क्या विकसित करेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सहायक सामग्री, रुचि लेंगे, श्यामपट्ट कार्य, पाठ को पढ़ें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? रुचि लेंगे। क्या करेंगे? रुचि लेंगे। कौन? छात्र। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, अधिगम से तात्पर्य है। तो अधिगम से तात्पर्य क्या है? देखो, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना। क्या ये है अस्थायी परिवर्तन? नहीं, अधिगम होता है स्थायी परिवर्तन लाना। ये तो कैंसिल हो गया। अभ्यास व शिक्षण में परिपक्वता लाना। फिर है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, वातावरण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले कुछ परिवर्तन करना। तो दोस्तों इसमें जो बेस्ट आंसर है वो होगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाना। फिर क्वेश्चन है 21, निर्मितिवाद के संप्रत्यय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन है। कौन सा है? वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण करना, कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा समझाकर विचारों का निर्माण करना, कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों द्वारा माता पिता के निर्देशानुसार विचारों का निर्माण। फिर ऑप्शन नंबर द है हमारा है पाठ्य सहगामी गतिविधियों द्वारा ज्ञान प्रदान करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सोच के बताइए आप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। निर्मितिवाद क्या होता है? वाद विवाद और परिचर्चा द्वारा विचारों का निर्माण करना। ठीक है, निर्मितिवाद होता क्या है? मैंने आपको बताया था कि उसमें ग्रुप बना दिया जाता है, फिर उसमें क्या होता है? वाद विवाद होते हैं। किसमें? आपस में, छात्रों में। और तो आपस में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। छात्र ही समस्या का समाधान निकालते हैं, कोई रचना का निर्माण करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि छात्रों के मध्य क्रिया होती है, केवल और केवल छात्रों के मध्य। शिक्षक की भूमिका केवल क्या होती है? मार्गदर्शक की तरह होती है। ये होता है निर्मितिवाद। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, दूरवर्ती स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। तो दोस्तों सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य ये तीनों तो हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? दूरवर्ती स्थानांतरण ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 23, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, निर्मितिवादी अधिगम के पक्षधर हैं। तो दोस्तों कौन है निर्मितिवादी के? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो निर्मितिवादी के हैं कौन? वाइगोत्स्की। कौन? लिव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर ब हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? तो जो शाब्दिक अधिगम है वो किसके द्वारा दर्शाया गया था दोस्तों?
डेविड आशुबेल, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो शाब्दिक अधिगम है वो तो दर्शाया गया किसके द्वारा, डेविड आशुबेल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है? अधिगम के प्रकार, अनुभवजन्य, देखो कौन कौन सा अधिगम के प्रकार किसने दिए, कोहलर ने। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने। सामाजिक अधिगम गे ने। अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम बांडुरा। तो दोस्तों इसमें जो कौन सा युग्म सही है वही हमें निकालना है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। इसके अंदर केवल यही सही होगा, ये तीनों क्या है, गलत है। ठीक है, ये तीनों क्या है, गलत है। अब देखो इसकी याद करने की ट्रिक है, वो क्या है, देखो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। ठीक है, यानी देखो अनुभव क्या होता है, अनुभव यानी एक्सपीरियंस। ठीक है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत दिया था किसने, कार्ल रोजर्स ने। तो अनुभव हमें रोज़ प्राप्त होते हैं, इससे याद कर लेना। अनुभव दैनिक जीवन में हम रोज़ कोई ना कोई क्या करते हैं, अनुभवजन्य अधिगम। ठीक है, कोई ना कोई अनुभव करते हैं, कोई ना कुछ अधिगम सीखते हैं। ठीक है, अधिगम करते हैं कब, रोज़। तो इसे क्या हो जाएगा, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत कार्ल रोजर्स। फिर है निर्मितिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों देखो, अगर ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है वो, ठीक है, किस पर आधारित है, ये जो बालक है, बालक केंद्रित है ये। देखो क्या है, ऑप्शन क्या है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, समूह में चर्चा की जाती है। देखो अधिगम है, इसमें से गलत कथन छांटना आपको। तो गलत कथन कौन सा होगा कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। समूह में चर्चा की जाती है, ये भी सही है। शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान के निर्माण करते हैं, दोस्तों ये भी सही है। तो ए सही है, ब सही है और द सही है। तो इसमें गलत कौन सा होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर स, क्योंकि शिक्षक है विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित नहीं करते हैं। क्या करते हैं, वो केवल और केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं, कि केवल आपको मतलब उनको केवल गाइडेंस देते हैं कि आपको इस तरह से करना है। ठीक है, वो कोई सूचना प्रसारित नहीं करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 28। निर्मितिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है, क्या होती है दोस्तों, सरलीकृत करने वाला, प्रशासक, टोली नायक और निर्देशक। तो दोस्तों सोच के बताइए, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है क्या होता है निर्मितिवाद, क्या होता है, सरलीकृत करने वाला, फैसिलिटेटर। ठीक है, फैसिलिटेटर। दोस्तों ये आपको याद करना है, केवल और केवल आपको इसको रट लेना है यहाँ पर कि निर्मितिवाद है, इसको रट लेना, निर्मितिवाद फैसिलिटेटर, निर्मितिवाद फैसिलिटेटर। क्योंकि दोस्तों ये देखो सरलीकृत करने वाला, इनमें थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन फैसिलिटेटर है ये तो केवल एक ही आएगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए क्या जाएगा, फैसिलिटेटर। क्वेश्चन नंबर 29। कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है? किसके अनुसार है दोस्तों, थकान के फलस्वरूप? बिल्कुल नहीं। दवाई लेने के? बिल्कुल नहीं। अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर स। क्वेश्चन नंबर 30। अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम किसने कहा है? तो किसने कहा है दोस्तों, गेट्स एवं अन्य ने। किसने? अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है। दोस्तों इसकी जो डेफिनेशन है, जो जब हमने अधिगम की यूनिट स्टार्ट की थी उसके अंदर हमने अधिगम की जो परिभाषाएं हैं वो पढ़ी थी, और वो भी ट्रिक के साथ। तो दोस्तों वो अभी ट्रिक आपने अगर नहीं देखी है तो हमारी जो यूनिट नंबर सेकंड है, यूनिट नंबर सेकंड का फर्स्ट वीडियो है वो देखिए, उसके अंदर मैंने ये डेफिनेशन है ये ट्रिक के माध्यम से समझाई है। तो इसका राइट आंसर होगा गेट्स एवं अन्य ने। तो दोस्तों आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, आगे के क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।